हेलो दोस्तों, मैं पंकज सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सीखने की दुनिया में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लैमार्कवाद। तो ये आप चित्र देख रहे होंगे, जिराफ का चित्र है। इसके माध्यम से हम लैमार्कवाद को समझेंगे। पहले चलिए इसके आगे के कुछ पॉइंट हम समझ लेते हैं। लैमार्कवाद लैमार्कवाद क्या कहलाता है, पहले ये जानो। फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे लैमार्क। इन्होंने जीवों के विकास के संबंध में, मतलब किसके संबंध में? जैव विकास। जैव विकास मतलब जीवों का विकास। तो जीवों के विकास के संबंध में लैमार्क ने कुछ नियम बताए, कुछ बातें बताई या अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। उन्हीं के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? लैमार्कवाद। तो लैमार्कवाद का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि लैमार्क का सिद्धांत ही लैमार्कवाद है। अब लैमार्क ने क्या किया, अपने सिद्धांत में दो महत्वपूर्ण बातें बताई जो हमें याद रखना है। पहली बात यह है कि अंगों का उपयोग व अनुपयोग। लैमार्क ने पहली बात यह बताई कि जीवधारी अपने शरीर के जिस अंग का जितना अधिक उपयोग करेगा वह अंग उतना ही अधिक विकसित होता चला जाएगा, और जिस अंग का उपयोग नहीं करेगा यानी अनुपयोग करेगा या कम उपयोग करेगा वो अंग उतना ही कम विकसित होता चला जाएगा, या एक समय ऐसा भी आ सकता है कि वो अंग शरीर से लुप्त हो जाए। वर्तमान समय में भी आप कुछ उदाहरण इसका देख सकते हैं। जैसे मनुष्य के अंदर आप जानते होंगे अपेंडिक्स पाया जाता है, जबकि ये कोई काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि मनुष्य इसका कोई उपयोग ही नहीं करते, लेकिन हमारे अंदर पाया गया है। इसका मतलब ये है कि हमारे पूर्वज कभी ना कभी इसका उपयोग करते होंगे। अब अपेंडिक्स का कार्य क्या होता है? सेलुलोज का पाचन करना। सेलुलोज मुख्य रूप से ये पत्ते में, घास फूस में, इन सब में, पत्ते में पाया जाता है। तो इसका मतलब हमारे पूर्वज इन सब को भी खाते थे, इन्हें पचाने की क्षमता उनके अंदर थी, लेकिन अब हमारे अंदर नहीं है, हम इनका कोई उपयोग नहीं करते। तो एक उदाहरण ये भी है। हालांकि लैमार्क ने कौन सा उदाहरण दिया था? अभी जो हमने जिराफ का चित्र पढ़ा, ये किसका उदाहरण है? लैमार्क का ही। इन्होंने क्या बताया कि एक बहुत बढ़िया उदाहरण जिराफ का बताया। इन्होंने बताया कि जिराफ जो हमने अभी चित्र में देखा यहाँ एक क्रम से, इन्होंने बताया कि शुरुआत में जिराफ कुछ इस प्रकार से दिखता था, लेकिन वर्तमान में जिराफ कुछ इस प्रकार से दिखता है। ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि इन्होंने बताया कि जिराफ जिस निश्चित एरिया में रहता था, जिस निश्चित क्षेत्र में रहता था, शुरुआत में वहाँ की धरातल पर जो भी घास पाए गए थे उन्हें खाता था, लेकिन वातावरण में कुछ ऐसा परिवर्तन हुआ जिसके कारण धरातल के घास धीरे धीरे खत्म होने लगे, नष्ट होने लगे, और केवल ऊपर ऊपर की जो झाड़ियाँ थी या कुछ ऊंचाई पर जो वृक्ष थे वही बचे। तो क्या करेंगे जिराफ? अब भोजन प्राप्त करने के लिए धरातल पर तो घास है नहीं या बहुत कम मात्रा में है, तो प्रयास करेंगे कि कुछ ऊंचाई पर जो पौधे हैं उनकी जो पत्तियां हैं उन्हें खाने का प्रयास करेंगे। तो इसी प्रयास में क्या करेंगे? गर्दन को ऊपर उठाएंगे, अगले पैर को ऊपर उठाएंगे। तो इस कारण वो उन्हें अपनी गर्दन का और अगले पैरों का ज़्यादा उपयोग करना पड़ा भोजन प्राप्त करने के लिए, जिसके कारण उनके गर्दन और पैर विकसित होते चले गए। कुछ इनकी लंबाई कुछ बढ़ी, धीरे धीरे ऐसे कई पीढ़ियों में, हजारों वर्षों में धीरे धीरे इनकी लंबाई बढ़ती चली गई, और एक समय ऐसा आया कि इनके गर्दन और अगले पैर बहुत ज़्यादा बड़े हो गए। तो ये एक प्रमुख उदाहरण बताया था लैमार्क ने। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि अंगों का उपयोग व अनुपयोग करने से अंगों का विकास भी हो सकता है और अंग विलुप्त भी हो सकते हैं, यानी नष्ट भी हो सकते हैं। जैसे अपेंडिक्स शरीर में पाया गया है लेकिन किसी कार्य का नहीं है, तो ये भी हो सकता है कि अंग का उपयोग न करने से वो निष्क्रिय हो जाए। दूसरा पॉइंट इन्होंने ये बताया कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति। उपार्जित लक्षणों की वंशागति, इसका मतलब क्या है? उपार्जित लक्षण का मतलब होता है ऐसे लक्षण जो जन्म से ही हमारे शरीर में नहीं थे, जन्म के बाद हमारे शरीर में विकसित हुए। वो कौन से लक्षण हैं? उपार्जित लक्षण। जैसे मान लो वातावरण के कारण हमारे अंदर कोई परिवर्तन आ गया, या बाहर से
शुरुआत में हमारे अंदर कोई लक्षण या कोई रोग नहीं था, कुछ भी शरीर का कोई भी लक्षण जो शुरुआत में आया, जन्म के साथ ही हमारे अंदर नहीं था, जन्म के बाद आया, तो उसे हम क्या कहेंगे? उपार्जित लक्षण। इन्होंने कहा उपार्जित लक्षणों की वंशागति होगी। वंशागति का मतलब लक्षण का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना। जैसे कोई लक्षण किसी व्यक्ति में है तो वो लक्षण उसकी संतानों में भी दिखने लगे, तो इसका मतलब ये लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गया, ये इसकी वंशागति है। तो लैमार्क ने दूसरा पॉइंट ये बताया कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति होगी, यानी जन्म के बाद जो भी शरीर में लक्षण विकसित होंगे ये अगली पीढ़ी में जाएंगे। जैसे इसके पहले हमने जिराफ का उदाहरण पढ़ा, तो शुरुआत में तो जिराफ की गर्दन छोटी थी, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि कोई जिराफ है जिसकी गर्दन छोटी है उसका बच्चा होगा या उसकी जो अगली पीढ़ी जिराफ होगी उसमें गर्दन की लंबाई बहुत अधिक हो जाएगी, ऐसा है नहीं। ये कई हजारों वर्षों में हुआ होगा, धीरे धीरे हुआ होगा। तो कोई प्रारंभिक जिराफ जिसकी गर्दन छोटी थी वो अपने गर्दन का और अगली टांगों का अधिक उपयोग किया, जिसके कारण कुछ हल्के से कुछ सेंटीमीटर मान लो उसकी लंबाई बढ़ गई। अब कुछ ही सेंटीमीटर जो लंबाई बढ़ी है, जन्म से तो ये लंबाई थी नहीं, बढ़ी नहीं थी, जन्म के बाद क्रियाकलापों द्वारा बढ़ी, मतलब ये एक उपार्जित लक्षण है, गर्दन का लंबापन जो अधिक हुआ है। इनकी वंशागति होगी, मतलब अगली पीढ़ी में जो इनकी संतानें उत्पन्न होंगी उस संतान के अंदर भी गर्दन में लंबाई रहेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि इसकी संतान फिर से छोटी गर्दन वाली उत्पन्न होगी, इनके संतानों में गर्दन की लंबाई उतनी ही रहेगी जितने इनके पूर्वज में है। तो दूसरा पॉइंट इन्होंने ये बताया था। और धीरे धीरे ऐसे फिर जो नई संतान उत्पन्न होगी वो भी प्रयास करेगी अपने गर्दन का अधिक उपयोग करने से, उसका भी गर्दन की लंबाई और अगले पैर की लंबाई कुछ विकसित होगी, धीरे धीरे ऐसे लंबाई बढ़ती चली जाएगी और कई पीढ़ियों बाद पूर्ण विकसित हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको दोनों पॉइंट समझ में आए होंगे। ये था लैमार्कवाद। तो लैमार्कवाद हमने समझ लिया, एक उदाहरण भी समझ लिया जिराफ वाला। दूसरा उदाहरण इन्होंने ये भी दिया था सर्पों के पैर का। पहला उदाहरण तो ये जिराफ वाला था, दूसरा उदाहरण था सर्पों का पाद यानी पैर। तो इन्होंने कहा कि पहले सर्पों के पैर पाए जाते थे आगे भी और पीछे भी, जिसके कारण सर्प जब बिल में घुसते थे तो उन्हें पैर के कारण रुकावट महसूस होती थी या बिल में घुसने में उन्हें समस्या होती थी। तो उन्होंने क्या किया, पैर का उपयोग ही करना बंद कर दिया इन सांपों ने। तो उपयोग नहीं कर रहे हैं पैरों का, इसका मतलब धीरे धीरे कुछ पीढ़ियों बाद ये काम करना बंद करने लगेंगे, कुछ हजार पीढ़ियों बाद ये धीरे धीरे पूरी तरीके से काम करना बंद कर देंगे और धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। तो अब सर्पों में पैर नहीं पाए जाते, पहले पाए जाते थे। किसने कहा? लैमार्क ने। तो दोनों उदाहरण आपको समझ में आ गए होंगे, एक जिराफ की गर्दन और अगली टांग वाला, दूसरा सर्पों के पैर वाला। अब हम इसके आगे पढ़ते हैं कि लैमार्कवाद की आलोचना। आलोचना का मतलब होता है बुराई। तो लैमार्क की आलोचना की जाएगी, इसका मतलब इसमें लैमार्क की कमियां बताई जाएंगी कि लैमार्क ने क्या गलत बताया है, यही सब इसमें बताया जाएगा लैमार्कवाद की आलोचना में। तो इस आलोचना में कुछ वैज्ञानिकों ने इनसे कुछ प्रश्न पूछे जिनका उत्तर ये नहीं दे पाए, जिसके कारण जो वही सब प्रश्न इनकी आलोचना का प्रमुख कारण बने, क्योंकि ये उत्तर नहीं दे पाए। तो उन्होंने क्या कहा, एक तो कहा कान व नाक में छेद। इससे क्या इन्होंने प्रश्न पूछा वैज्ञानिकों ने कि लैमार्क से पूछा, ये बताओ आपने कहा कि जिस अंग का उपयोग अधिक किया जाता है अधिक विकसित हो जाता है, नहीं करेंगे नहीं विकसित होगा, और जन्म के बाद अगर कोई लक्षण शरीर में विकसित हो रहा है तो ये अगली पीढ़ी में भी दिखेगा, ये लैमार्क ने कहा। तो वैज्ञानिकों ने कहा ये बताओ, भारत में तो छोटी बच्चियों के, स्त्रियों के कान व नाक में छेद करने की परंपरा तो सदियों से चली आ रही है। मतलब जब उनका जन्म होता है तो जन्म के बाद ही, मतलब उपार्जित लक्षण, जन्म के बाद ही उनके कान व नाक में छेद कर दिया जाता है, मतलब इनके अंदर कोई लक्षण उत्पन्न कर दिया जाता है। तो जन्म के बाद का ये लक्षण है, अगली पीढ़ी में जाना चाहिए, यानी कि इनकी जो भी संतानें उत्पन्न होंगी
उन संतानों के कान व नाक में पहले से ही छेद होने चाहिए जब वो जन्म ले तभी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। इसका मतलब इसका जवाब लैमार्क नहीं दे पाए। तो यही क्या है, इनकी आलोचना का एक प्रमुख कारण है। दूसरा प्रश्न ये भी कहा गया कि पुरुष प्रतिदिन दाढ़ी बनाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि उनके त्वचा से दाढ़ी विलुप्त हो जाए या उनके चेहरे से दाढ़ी विलुप्त हो जाए, वो हमेशा निकलती ही रहती है, जबकि वो हमेशा उसे बना देते हैं, साफ कर देते हैं, उसका उपयोग नहीं करते। तो अंगों का अनुपयोग करने से तो वो लुप्त हो जाने चाहिए, लेकिन लुप्त नहीं हो रहे हैं, लगातार हर पीढ़ी में दिखाई दे रहे हैं या कुछ दिनों बाद दिखाई देने लगते हैं। ये दो उदाहरण, एक कान छेद करने वाला और दूसरा दाढ़ी वाला, ये दो उदाहरण याद रखने हैं। और एक प्रमुख उदाहरण याद रखना है, वैज्ञानिक का नाम भी सुमरन, ये एक वैज्ञानिक हैं, इन्होंने चूहे की पूंछ संबंधी प्रयोग किया। चूहे की पूंछ संबंधी क्या प्रयोग किया, इन्होंने क्या किया, कुछ चूहों को लिया, कई चूहों को ले लिया, सफ़ेद थे सभी चूहे, और उन चूहों के पूंछ को काट दिया सभी के। कुछ उनमें नर चूहे भी थे, मादा चूहे भी थे, और सबको भोजन, वातावरण पर्याप्त मात्रा में मिल रहा था, यानी जिस प्रकार का माहौल मिलना चाहिए जीवन जीने के लिए, हर प्रकार का माहौल दिया जा रहा था। लेकिन फिर भी देखा गया कि धीरे धीरे इनके अंदर चूहे की पूंछ बढ़ने लगी जो काटे थे। तो जैसे ही चूहे की पूंछ हल्की सी बढ़ती, थोड़ी बढ़ती, फिर काट दिए सुमरन। ऐसे लगातार कई पीढ़ियों तक, फिर इनसे जो भी संतानें हुई उन संतानों की भी पूंछ काट दिए। ऐसे कई पीढ़ियों तक चूहे की पूंछ को बढ़ने ही नहीं दिए। मतलब जब चूहे की पूंछ बढ़ी ही नहीं तो चूहे ने अपने पूंछ का उपयोग ही नहीं किया, उपयोग कर ही नहीं पाए। अब पूंछ का उपयोग नहीं किए तो इनके अनुसार क्या होना चाहिए, किसी भी अंग का अनुपयोग करने से वो अंग धीरे धीरे कम विकसित हो जाएंगे या लुप्त हो जाएंगे, ऐसा कुछ होना चाहिए। लेकिन ये भी नहीं हुआ, क्योंकि चूहे की पूंछ लगातार हर पीढ़ी में निकल रही थी। एक भी पीढ़ी ऐसी नहीं आई जिनमें चूहे की पूंछ का आकार छोटा दिखाई दिया हो। तो ये भी इनकी आलोचना का एक प्रमुख कारण है। तो लैमार्कवाद से जितने भी प्रश्न बन सकते थे सब आपने पढ़ लिया। अब चलिए हम देखते हैं कि इसे लिखना कैसे है। जैसे ये चित्र तो आपने इसके पहले वाला ये देख ही लिया। अब देखिए, लैमार्कवाद जैव विकास के संबंध में, जीवों के विकास के संबंध में फ्रांस के वैज्ञानिक, पूरा नाम इनका दिया है जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क, ने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे लैमार्कवाद के नाम से जाना जाता है। इन्हीं के सिद्धांत को लैमार्कवाद कहा गया है। इनके सिद्धांत का वर्णन इनकी पुस्तक फिलॉसफी जूलॉजिक में मिलता है। यह भी आपको याद रखना है कि इनकी कौन सी पुस्तक है जिससे पता चलता है लैमार्कवाद का। तो पुस्तक का नाम क्या है, फिलॉसफी जूलॉजिक। लैमार्कवाद की दो प्रमुख अवधारणाएं हैं, जो अभी बताया कि दो प्रमुख बातें बताई हैं लैमार्क ने। पहली बात क्या है, अंगों का उपयोग व अनुपयोग। हमने पढ़ लिया, जीवधारी अपने जिस अंग का जितना अधिक प्रयोग करते हैं वह अंग उतना ही अधिक विकसित हो जाता है, तथा जिस अंग का कम उपयोग करते हैं वह अंग अल्प विकसित हो जाता है अथवा विलुप्त हो जाता है, यानी नष्ट हो जाता है। ये हमने पढ़ लिया। उसके आगे लैमार्क की जो दूसरी अवधारणा है या दूसरी मुख्य बात है वो क्या है, उपार्जित लक्षणों की वंशागति, यानी जन्म के बाद जो भी लक्षण विकसित होंगे अगली पीढ़ी में जाएंगे। यहाँ क्या लिखा है, वातावरण से प्रभावित लक्षण, यानी जन्म के बाद वातावरण में ही लक्षण विकसित होंगे। तो वातावरण से प्रभावित लक्षण अर्थात उपार्जित लक्षण, इनकी वंशागति संतानों में भी संचरित होती है, मतलब संतान में भी दिखाई देते हैं, जिसके कारण नई प्रजातियां विकसित हो जाती हैं। अब जैसे जन्म के बाद कोई लक्षण उत्पन्न हुआ तो वो लक्षण अगली पीढ़ी में गया, फिर उस संतान के अंदर कोई हल्का सा परिवर्तन हुआ, फिर अगली पीढ़ी में गया, फिर हल्का सा परिवर्तन हुआ अगली संतान में, अगली पीढ़ी में गया। ऐसे धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि इतना ज़्यादा परिवर्तन हो चुका होगा कि पहले की अपेक्षा अब वो एकदम अलग दिखाई दे रहे होंगे, प्रजाति ही नई बन जाएगी। तो इससे नई प्रजातियों का विकास होता है। लैमार्कवाद के प्रमाण कैसे मिलेगा, जो उदाहरण दिए वही इनका प्रमाण है। तो जिराफ की लंबी गर्दन और सर्पों का पाद, ये दो प्रमुख उदाहरण दिए, इनके बारे में भी हम देख लेते हैं। लैमार्कवाद की आलोचना, अच्छा ये हो गया। और इसके आगे हम देखते हैं
जिराफ की लंबी गर्दन, ये वाला उदाहरण। इस उदाहरण के अनुसार जिराफ के पूर्वजों की गर्दन लंबी, ना ही गर्दन लंबी थी और ना ही टांगे लंबे थे, क्योंकि वो इनके लिए पर्याप्त भोजन धरातल पर उपस्थित थे। जिस क्षेत्र में वह रहते थे धीरे धीरे वहाँ की जलवायु में परिवर्तन हुआ, जिसके कारण घास सूखने लगे और हरी झाड़ियाँ भी समाप्त होने लगी। केवल ऊंचे पेड़ पौधे ही रह गए, जिसके फलस्वरूप ऊंचे ऊंचे पेड़ पौधों की पत्तियों को खाने के लिए जिराफ अपने गर्दन व अगली टांगों का अधिक प्रयोग करे, या उनको अधिक प्रयोग करना पड़ा। कालांतर में यानी समय धीरे धीरे बीतता गया, उनकी गर्दन और अगली टांगें विकसित होती चली गईं और लंबी हो गई। ये हमने पढ़ लिया। और ये भी सर्पों के पाद वाला उदाहरण भी हमने पढ़ लिया कि प्रारंभ में सर्पों के पूर्वजों में अगले और पिछले दोनों पैर पाए जाते थे, लेकिन जिसके कारण उन्हें बिल में घुसने में कठिनाई होती थी, और धीरे धीरे उन्होंने अपने पैरों का उपयोग करना बंद कर दिया, और लगातार प्रयोग न करने के कारण उनके पैर छोटे होते चले गए और एक समय ऐसा आया कि विलुप्त हो गए। ये भी हम पढ़ लिए। और इसके बाद हमने ये भी पढ़ा, लैमार्कवाद के प्रमाण पढ़ लिया। अब लैमार्कवाद की आलोचना यानी बुराई। पहला उदाहरण यही, भारत में स्त्रियों के कान बचपन से ही छेद करने की परंपरा है, परंतु आज तक एक भी बच्ची के कान या नाक में छेद के साथ पैदा नहीं हुई। ये हमने पढ़ लिया। आदमी रोज दाढ़ी बनाते हैं, किंतु फिर भी दाढ़ी विलुप्त नहीं हुई। ये भी हमने पढ़ लिया। और एक है सुमरन का प्रयोग कहाँ गया, नहीं ये तो अलग है, ये रहा, ये तीसरा पॉइंट। ये दो हमने पढ़ लिए। तीसरा है सुमरन द्वारा चूहे की पूंछ कई पीढ़ियों तक काटने के बाद भी चूहे की पूंछ निकल आई। ये तीनों हमने पढ़ लिए। तो उम्मीद है आपको लैमार्कवाद अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।